हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। फिर से हम लोग हैलोकेन हैलोडीन को आगे प्रोसीड करेंगे और आज जो डिस्कशन करना है हमें वो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ मैकेनिज्म, दैट इज़ आपको डिस्कस करना होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आप जानते हो बच्चे ये कितना फेमस रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विल स्टार्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के बेस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक को आप कहेंगे SN1 रिएक्शन और दूसरे को कहते हो आप SN2 रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग इन दोनों को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए SN1 का मतलब क्या होता है। SN1 का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो SN1 हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड SN2 हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। अब आपको देखना होगा कि SN1 क्या है, तो जरा ध्यान सुनिए बच्चों, SN1 में क्या होता है। देखिए ये आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, इसको आप कहते हो सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होगा। सबस्ट्रेट का ये कार्बन है और ये लिविंग ग्रुप है, आप जानते हो बच्चों। चूँकि इस पर डेल्टा माइनस पर डेल्टा प्लस है तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अप्रोच करेगा और यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो उस बेस पे आप बता सकते हो कि रिएक्शन कौन सा SN1 है, कौन सा SN2 है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल गया, लिविंग ग्रुप गया और न्यूक्लियोफाइल आया। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट और ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से हट गया। तो देखिए कहा गया कि ये दो स्टेप में प्रोसीड होगा। स्टेप नंबर 1 में आप पहले लिविंग ग्रुप को यहाँ से डिटैच करोगे। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप जाएगा, तो जैसे देखिए यहाँ से लिविंग ग्रुप गया विथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेकर भी गया, तो इस कार्बन पर डेवलप हो गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं कार्बोकेटाइन में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है। तो ये देखिए sp2 है और sp2 है तो ये प्लेनर होगा, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया आपका कार्बोकेटाइन इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट। ये आपका पहला स्टेप हुआ। इस स्टेप को आप कहते हो स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब आपको बताया गया था बच्चों, स्लो स्टेप RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। मीन्स कि इनके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा बच्चों, और अगर इनके कंसंट्रेशन को घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अब देखिए जैसे ही कार्बोकेटाइन आपने प्रोड्यूस किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब ये चूंकि आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, जैसे ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बोथ साइड से पॉसिबल है, इधर से भी और इधर से भी। तो मान लिया हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, ये बन गया प्रोडक्ट और ये रिएक्शन फास्ट होगा। दैट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन इस न्यूक्लियोफाइल और इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप बताइए ये वाला रिएक्शन कितने स्टेप में प्रोसीड हुआ, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। स्लो स्टेप में बना या फास्ट में, तो आप कहेंगे स्लो स्टेप में बना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। कौन से स्टेप में हुआ, सेकेंड स्टेप में। ये स्टेप कैसा है, स्लो या फास्ट, तो आपका आंसर होगा फास्ट। तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन, वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 2 स्टेप में प्रोसीड हो। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बने स्लो स्टेप में, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो किस पे, जो डेफिशिएंट कार्बन है, जो कार्बोकेटाइन है, फास्ट स्टेप में। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर
रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या है बच्चों? तो ये है आपका सबस्ट्रेट। देखिए रेट एक्सप्रेशन लिखा हमने, ये रेट कांस्टेंट है और Rx का पावर 1, इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर क्या आ गया 1, इसी को यूनिमोलिकुलर भी कहते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, घटा दोगे तो घट जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट SN1 रिएक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट में कहा गया, देखिए सेकेंड पॉइंट में कहा गया आपसे कि रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चूंकि न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व हुआ है तो इनकी कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये सेकंड पॉइंट पे आपको समझ में आ गया बच्चों। तो आप देखिए ये थर्ड पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनाते हो वो कितना स्टेबल बनाते हो। जितना स्टेबल बनाएंगे उतना फास्ट SN1 रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो देखिए बच्चों, वेरी सिंपल एग्जांपल है, ये आपके पास 3 डिग्री अल्काइलाइड है, दिस इज व्हाट 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है। ये 4 हमने अल्काइलाइड्स लिए। अब आप बताओ, अगर आप इसको यहाँ से हटाओगे तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा तो वो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा? 3 डिग्री। और अगर आप इसको हटाते हो तो इस पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? 2 डिग्री। जब आप यहाँ से हटाओगे तो 1 डिग्री बनेगा और इस पे कैसा बनेगा? ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्या आप नहीं जानते कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में आएगा आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। तो जैसा कि आपको बताया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड्स रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो चूंकि इस 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, दैट्स वाई इनका जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा इन चारों के मंग फास्टेस्ट होगा। सेकेंड नंबर पे 2 डिग्री, थर्ड नंबर पे 1 डिग्री और लास्ट में होगा आपका मिथाइल क्लोराइड। तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा बच्चों कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन is directly proportional to stability of carbocation. Rate of SN1 reaction is directly proportional to concentration of substrate and rate of SN1 reaction is independent of nucleophile. Nucleophile के concentration पे rate of SN1 reaction depend नहीं करेगा। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो बच्चों। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। Rate of SN1 is independent of concentration of nucleophile. Rate of SN1 is directly proportional to stability of carbocation. नोट कर लिया, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इस पे बेस्ड हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए, ये आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड, एलाइल और ये सिंपली 1 क्लोरोप्रोपेन है। आपसे कहेगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इन तीनों को SN1 के रेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो क्या बताया गया बच्चों आपको कि पहले आप इनके कार्बोकैटायन्स बनाइए। ये हटा दीजिए, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बना? तो आप इसे कहते हो बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है बच्चों। फिर आप जब इस Cl को हटाओगे तो आपको जो कार्बोकैटायन मिलेगा इसको हम लोग एलाइल कहते हैं, एलाइल कार्बोकैटायन।
और इसको जब हटाओगे तो सिंपली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपको इन तीनों कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बतानी है। क्या आप नहीं जानते कि इनमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो 5 है बच्चों, इनके पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ओनली 2 है और इनके पास तो है ही नहीं। तो मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आप पहले से जानते हो। तो चूंकि फर्स्ट केस में जो कार्बोकेटाइन बना मोस्ट स्टेबल है, इसलिए इनका रेट ऑफ SN1 फास्टेस्ट होगा, फिर सेकेंड और सबसे लास्ट में आएगा आपका थर्ड वन। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, वेरी सिंपल। अब आइए देखिए, यहाँ पे हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया, अब सेकेंड में बेंजाइल के पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया और उसी बेंजाइल क्लोराइड के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इस बॉन्ड को करो ब्रेक। ब्रेक करने के बाद आपको मिल गया इंटरमीडिएट दैट इज CH2 पे पॉजिटिव। अच्छा, इसको भी ब्रेक करिए तो आपको क्या मिला, देखिए इस पे आ गया CH2 पे पॉजिटिव और ये क्या है, मिथाइल है बच्चों। फिर देखिए आप इसके CH2 पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। जरा आप सोचो कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है। तो नाइट्रो ग्रुप को आप कहते हो EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आप ये भी जानते हो कि EWG कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, वेयरएज मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो जो आपका कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब आप बताइए कि इन तीनों में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास EDG है तो 2 आया, और सबसे कम स्टेबल कौन है, जिसके पास EWG है, दैट इज थर्ड पार्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, 2, 1, 3। तो जितना ज़्यादा स्टेबल आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले हम लोग। ये देखिए, फिर से हमने ये 4 कंपाउंड्स लिए हैं। इन चारों कंपाउंड को आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो अगेन आप देखिए, ये जो कार्बन है इस पे प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चे, ये ग्रुप कौन सा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। व्हाट अबाउट दिस, देखो इसके पास लोन पेयर है, भी लोन पेयर है तो +M शो करेगा, +M है तो ये EDG होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बच्चों। अब 2 EDG है आपके पास, एक EWG है, तो ऑब्वियसली बात है लीस्ट अगर कोई आएगा तो फोर्थ आएगा ना। सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन इनका होगा क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप। अब ये दोनों विड्रॉइंग डोनेटिंग है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है। अब आपको पता करना होगा कि इनमें डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। तो क्या आप जानते हो, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। +M हाइपर कॉन्जुगेशन पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए डोमिनेट करता है, दैट मीन्स कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आप इनका प्रोड्यूस करोगे, इसीलिए रेट फास्टेस्ट होगा सेकंड का, देख लीजिए। उसके बाद थर्ड पे आएगा, उसके बाद फर्स्ट और लीस्ट आपको रखना फोर्थ, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप
SN1 देखोगे तो ये आपका SN1 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब आइए फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में कहा गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा बच्चों? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते किसको है। तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन, वैसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका साइज छोटा हो, लाइक फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इस पे प्रेजेंट हो। वैसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम फोन पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हो, हम उन्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए, दो सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन मोस्ट electronegative atom like oxygen, fluorine and nitrogen are called polar protic solvent। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं इसके ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा इसको, SN1 रिएक्शन को। सवाल है कैसे सपोर्ट करेगा? हाउ SN1 रिएक्शन इनसे सपोर्ट होगा? तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपके पास है RX, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है और डेल्टा प्लस चार्ज है। कॉन्सेप्ट ये बताया गया है आपको कि पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप जाएगा अगर आपका रिएक्शन SN1 है तो। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, और एज वी नो बॉन्ड डिसोसिएशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी, नहीं? अब सवाल ये है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कहाँ से एनर्जी आएगी? तो ये सपोर्ट करेगा सॉल्वेंट। देखिए इस पे क्या है? डेल्टा माइनस। जैसे ही आप इसमें वाटर लेते हो तो वाटर में, जैसा कि आप जानते हो बच्चे, ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस होता है, इसके पास डेल्टा प्लस होता है। तो यहाँ से ये क्या होंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही आप हर तरह से दिखाओगे तो इनसे क्या होगा? इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कंज्यूम टू डिसोसिएट दिस। जो एनर्जी रिलीज हुई वो इनको ब्रेक करने में यूज हो जाएगा। अब क्या बना? कार्बोकैटायन और X माइनस, और इनको फिर जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या कर लेगा? सॉल्वेट कर लेगा, सॉल्वेट भी कर लेगा। तो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये था कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये एनर्जी सॉल्वेंट प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करने के बाद जो बनेगा इंटरमीडिएट उसको सॉल्वेट भी कर लेगा। कौन? आपका सॉल्वेंट। ये काम कौन कर सकता है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करेगा। चूंकि आपको इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाना है, इसीलिए आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे फॉर SN1 रिएक्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी कह सकते हो आप, कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इसको आप एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ सकते हो बच्चे। जैसे देखिए, ये कार्बन एंड आयोडीन के बीच बॉन्ड है, ये ब्रोमीन के बीच, ये क्लोरीन के बीच, और ये फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है। अगर आप इन चारों की लिविंग टेंडेंसी, यहां से निकलने की टेंडेंसी चेक करोगे तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्बन और जो आयोडीन है उसके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है। जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, और जो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज हो टूट जाए उनको ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी क्या है? मैक्सिमम। फ्लोरीन की क्या है? मिनिमम। इसलिए इनका रेट क्या होगा बच्चे? फास्टेस्ट।
आयोडीन फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, है ना, और इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। चूंकि इनका अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप सेम है। जब अल्काइल ग्रुप सेम है तो जो भी एनर्जी खर्च होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मेन खर्च होगी। नहीं तो आप देखेंगे इसमें मिनिमम एनर्जी खर्च होगी तो जल्दी बन गया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो लिविंग टेंडेंसी है बच्चों, लिविंग ग्रुप है, उनकी लिविंग टेंडेंसी क्या है, कौन कितना जल्दी सबस्ट्रेट से बाहर निकल सकता है या किसमें कितना कम एनर्जी खर्च होगा उन्हें सबस्ट्रेट से बाहर निकालने में। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपके पास है इनका, अगर आपको SN1 ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वही सिंपल होगा। देखो ये आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फिर फ्लोरीन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A, B, C एंड D। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। इस बात पे डिपेंड किया कि लिविंग टेंडेंसी की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है। उसके बाद देखिए ये कॉम्पिटिटिव जोन के लिए है, नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको कि इन SN1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट में पॉसिबल। अगर आपका रिएक्शन SN1 है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में आप जानते हो। तो देखिए बहुत ध्यान सुनिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसके इस कार्बन पे हैलोजन है, हालांकि ये कार्बन आपका 3 डिग्री है और चूंकि रिएक्शन आप कौन सा कर रहे हो, SN1, तो पहले स्टेप में आप इस Cl को बाहर निकालिए। एज ए रिजल्ट इस कार्बन पे चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, आप चेक करो इनके पास टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो लेट्स सी, इट हैज, दिस कार्बन हैज 2, इसके पास भी 2 और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 हाइड्रोजन है। तो कार्बोकेटाइन के एडिशन कार्बन, जिसको अल्फा कार्बन कहते हो, उस पर जितना ज्यादा अल्फा सी सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे, जैसा कि आप जानते हो। अब आइए देखिए हुआ क्या कि यहां से 1 हाइड्रोजन निकल के इस कार्बन पे आ गया। अब कहोगे ड्राइविंग फोर्स बताइए ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि देखिए अब जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है बच्चों, इसके इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 है और इसके पास 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 7। देख लीजिए 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 1 इसके पास है, 3 + 3 + 1 दैट इज टोटल कितने हो गए, 7। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास से 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसके पास कितने थे, 5। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये। इसीलिए एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट कर गया। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस वाले कार्बन पे होगा। देखिए तो होना चाहिए था कहाँ पे, लिविंग ग्रुप देखो कहाँ पे है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक किया। क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो वो अरेंजमेंट भी कर सकता है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चों कि इन SN1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट में पॉसिबल। अगर आपको समझ में आ गया तो नोट करिए। तो अगर आपका रिएक्शन SN1 है तो आप अरेंजमेंट करा सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कहा गया कि वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट SN1 रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट SN1 रिएक्शन। नहीं जैसे जैसे देखिए वाटर है आपके पास, अल्कोहल है, इनको हम वीक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जनरली कहा जाता है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये चूंकि न्यूट्रल वन है तो आप इसे वीक न्यूक्लियोफाइल कहोगे। अब सवाल ये है कि वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों सपोर्ट करता है, क्यों सपोर्ट करता है किसको। जैसे मानो ये सॉल्वेशन हमने कराया, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो देखो इस वाटर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अटैक करके Cl को हटा सके, है ना, क्योंकि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो ये पहले, अगर ये पहले हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा तब आके अटैक करेगा इस पे, समझ लो। दैट मीन्स कि इसके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो
भाई जो दिया जाए ब्रेक करने के लिए वो नहीं दे पाएगा। तो पहले ये सॉल्वेशन, चूंकि सॉल्वेंट एक मॉलिक्यूल की बात नहीं होगी, तो बहुत सारे सॉल्वेंट जब इसको सॉल्वेंट करेंगे 1 मोल को, तो उनसे जो एनर्जी निकलेगी वो इसको ब्रेक करेगा पहले, और फिर इस पर सपोर्ट जाके इस पर अटैक होगा। अब चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा सकते हो। तो आप याद रखना बच्चों कि अगर आपका रिएक्शन SN1 है तो वीक न्यूक्लियोफाइल आपको लेना होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल इसको सपोर्ट करेगा। अच्छा 8 पॉइंट देखिए, ये भी जबरदस्त पॉइंट है कि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट विनाइलिक कार्बन, phenylic carbon and bridgehead carbon show negligible SN1 reaction। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों कि अगर आपका लिविंग ग्रुप विनाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट है, फिनाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट है या ब्रिजहेड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो आप अगर SN1 रिएक्शन कराओगे तो आपका SN1 नहीं के बराबर होगा, निग्लिजिबल होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अब इन सब का अपना अपना लॉजिक है कि ऐसा क्यों होगा। तो लेट्स सी बच्चों, जैसे देखिए जिस कार्बन पे आपने हैलोजन लगाया है वो डबल बॉन्डेड है, और आप अगर ध्यान से देखिए तो इनका जो लोन पेयर है वो इनके साथ रेजोनेंस में आ सकता है। तो जब रेजोनेंस में आएगा तो इस क्लोरीन और कार्बन के बीच क्या होगा बच्चे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आप बताइए पीडीसी आने से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होता है, क्या होता है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की आवश्यकता है, वो सॉल्वेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि आप विनाइल कार्बोकेटायन जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। इसलिए इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, नो रिएक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस हैलोजन को आप इनर्ट हैलोजन कहोगे, आप कहोगे ये हैलोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या ऑब्लिक आर इनर्ट हैलोजेंस। तो देखिए इसमें इनर्ट हैलोजन हो गया, यहां भी और यहां भी। अच्छा सेम कॉन्सेप्ट यहां है, क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वो इनके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चे, पीडीसी आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी अगेन हाई होगी, तो आप इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब ब्रेक नहीं कर पाओगे तो न्यूक्लियोफाइल एज इट रह जाएगा और आप बोल देंगे नो रिएक्शन। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लिविंग ग्रुप को कहां प्लेस करते हो, ब्रिज हेड कार्बन पे, दिस कार्बन इज कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन। अच्छा रिएक्शन कौन सा है आपका, SN1। मान लेते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन पे Cl को हटा के हमने प्लस चार्ज क्रिएट किया। व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन, तो आप कहेंगे इट इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। व्हाई, बिकॉज जिस कार्बन पे आपने प्लेस किया पॉजिटिव चार्ज वो sp2 है, और इनको मिलना चाहिए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। क्या ये 120 आपको दिख रहा है, नहीं ना, ये 120 से कम है। एज ए रिजल्ट इसमें एंगुलर स्ट्रेन आएगा, ड्यू टू दैट स्ट्रेन इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सॉल्वेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिल गया बच्चों कि विनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन एंड ब्रिज हेड कार्बन पे अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो हम SN1 रिएक्शन नहीं कराएंगे, कार्बोकेटायन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो आगे रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। तो नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। आगे चलते हैं। देखिए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शो
फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब ऐसे पॉइंट है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नहीं, इसके लिए थोड़ा एनसीईआरटी को से आगे आपको जाना होता है। तो देखिए बच्चों, कहा गया कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू हेटेरोएटम शो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और इस पे क्या प्रेजेंट है, हैलोजन। अगर आप इनका रिएक्शन कराते हो न्यूक्लियोफाइल से, ये बहुत फास्ट रिएक्शन शो करेगा, नहीं। यहाँ पे देखिए, ये नार्डन है हैविंग लोन पेयर, इसको हेटेरोएटम कहते हैं, ये अल्फा कार्बन, इस पे ये भी फास्ट रिएक्शन शो करेगा। सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को इनका लोन पेयर स्टेबल करेगा। मतलब ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एवन 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, एवन बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स कि जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे इमीडिएट इनका कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सेम कॉन्सेप्ट हेयर, इस Cl को हटाइए, जिस कार्बन से Cl को हटाएंगे उस कार्बन पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और इनके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इनके साथ रेजोनेंस कर लेगा, नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि अगर लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू हेटेरोएटम तो उनका रेट ऑफ SN1 बहुत 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 फास्ट होगा बच्चों, फास्टेस्ट यू कैन से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप इसको पहले पोजीशन पे डाल सकते हो रेट ऑफ SN1 के केस में। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू हेटेरोएटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। तो नोट करिए बच्चे आप इनको। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऑब्जेक्शन आपको होना चाहिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट अब तक डिस्कस किया है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो, ये इस ग्राफ को समझना बहुत आसान है। यहाँ पे हमने 3 डिग्री लिया है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल क्लोराइड, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसा कि आप जानते हो 3 डिग्री में फास्टेस्ट और मिथाइल गैस में स्लोएस्ट, तो ये रेट घट रहा है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, SN1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो SN1 के केस में 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टेस्ट, 2 डिग्री में थोड़ा कम, 1 डिग्री में और कम, और मिथाइल अगर आपके पास है तो एकदम से कम हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट व्हाट, SN1 रिएक्शन। व्हाट अबाउट सेकेंड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, ये है सबस्ट्रेट, इनकी कुछ एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराते हो तो पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और आप जानते हो कि कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आपको एक ट्रांजिशन स्टेज बनाना होगा, थ्रेशोल्ड तक ले जाना होगा इसको। तो यहाँ पे गया और फिर टूट के क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। तो एक ट्रांजिशन स्टेज बना, फिर दूसरे ट्रांजिशन स्टेज से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन याद रखना कि जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा ना, नहीं। तो इसीलिए आप याद रखना ग्राफ में, ये याद रखना कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए सेकेंड से, और अगर थर्ड ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है तो वो और कम होना चाहिए, नहीं। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसको, SN1 रिएक्शन को, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है बच्चे, कार्बोकेटाइन। तो अगर आपसे पूछे इन जनरल कि SN1 रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट बनते हैं तो आप कहेंगे 1, और ट्रांजिशन स्टेट कितने बनते हैं तो आप कहेंगे 2। तो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो आप एक्टिवेशन एनर्जी दोगे, थ्रेशोल्ड तक पहुँचाओगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। तो ये आप याद रखना इस ग्राफ को। अब आप देखिए, जैसे इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान से देखिए बच्चे, कि
जस्ट सपोज ये आपके पास है Cl, इसका हमने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराया और इसका प्रोडक्ट हमने बनाया, ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल आया। ये रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है SN1 है। अब आपको ग्राफिकली इस रिएक्शन को शो करना है, इस रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आईआईटीज में इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या, मैं आपको बता चुका हूं। पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उस ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद आपको मिलेगा कार्बोकैटायन। नो डाउट ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें फिर क्या होगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी और फिर आपको एक और इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बोकैटायन और फाइनली फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो आप देखिए दो आपके पास क्या मिल गए, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट इनके बीच बनेगा, एक इनके बीच बनेगा, एक इनके बीच बनेगा। तो आपको मिलेंगे 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट्स। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, नहीं तो ये आपके पास है मान लिया सबस्ट्रेट। तो पहले आप जाइए, एक ट्रांजिशन स्टेट, एक इंटरमीडिएट बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपका बन गया ट्रांजिशन स्टेट, ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट, ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितने हो गए बच्चे, 3। ये क्या बना आपका कार्बोकैटायन नंबर 1, ये कार्बोकैटायन नंबर 2। तो एक बार ये कार्बोकैटायन बना था, ये वाला होगा, फिर दूसरा ये होगा। तो ऑब्वियस बात है इसकी एनर्जी थोड़ी कम है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, नहीं। और जैसे देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सेकंड की थोड़ी कम और थर्ड की और कम, ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो जाए। और फाइनली ये तो आपके पास क्या था, RX दैट इज रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये ग्राफ एबव रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा SN1 के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं। अब आइए कि NSN1 रिएक्शन पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। हालांकि देखिए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, नहीं और समझना आसान है। आप जानते हो कि जो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये 2 तरह के होते हैं। एक को आप कहते हो डेक्स्ट्रो, जो PPL लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, और दूसरा होता है लिवो, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नहीं। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका आपने रिएक्शन कराया SN1 रिएक्शन। तो जैसे आप SN1 रिएक्शन कराएंगे, पहले आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और आप ये भी जानते हो बच्चों कि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं, शेप इनका कैसा होगा, प्लेनर। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कराओगे, जब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कराओगे तो बोथ साइड से अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी होगी, और ये दोनों ऑलमोस्ट 50% है, ऑलमोस्ट 50%, नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जैसे मान लो यहाँ से जा रहा है कौन, लिविंग ग्रुप, और वहीं से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ पे क्राउड मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब बैक साइड से अटैक करेगा तो वहाँ पे क्राउड नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि देखो कार्बन के इस तरफ राइट साइड पे क्या है, हेलोजन, और उसमें क्या है, लेफ्ट साइड पे हेलोजन है। तो इस प्रोडक्ट को आप कहेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट, और इसको कहेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इनमें कन्फिग्रेशन चेंज हुआ है और इनमें कन्फिग्रेशन सेम है। तो जिसमें कन्फिग्रेशन चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा प्रैक्टिकली अगर देखें तो। थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कि इन दोनों का अमाउंट इक्वल बना, 50-50% बना। तो अगर 50% डेक्स्ट्रो है जो क्लॉकवाइज घुमाता है किसको, पीपल लाइट को, और 50% लीवो है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है पीपल लाइट को, तो दोनों कंपनसेट कर लेगा एक्सटर्नली, और जो सोल्यूशन आपका बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन पीपल लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इन्हें कहते हो रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर वो होता है रेसमिक मिक्सचर आप कैसे किसे कहते हो, तो जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका रिएक्शन SN1 हुआ तो उसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। अब आइए बच्चे,
जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। SN1 के बाद आपको देखना होगा SN2। तो पहले आप SN1 को पूरी तरह से विजुअलाइज कर लो कि SN1 में क्या क्या होगा, तो आप उस SN1 कहोगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट SN1 का ये था कि 2 स्टेप में प्रोसीड होगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये मेन देखना होता है हमें। अब SN2 में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे साथ साथ लिविंग ग्रुप का डिटैचमेंट होगा और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा, दोनों एक साथ साथ होगा। ठीक है, अब साथ साथ क्यों होगा, तो ये आपको देखना होगा बच्चे। ध्यान सुनिए, ये आपके पास है क्या, लिविंग ग्रुप, और ये पूरा पोर्शन आपका सबस्ट्रेट का। मान लो इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको लालच दिया कि आप अपने लिविंग ग्रुप को हटाओ, हमारे साथ बॉन्ड बना लो, और जैसे सपोज करो इस कार्बन की डिग्री 1 है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको हटा के कार्बन पे प्लस चार्ज ले आए? नहीं। तो कार्बन पे प्लस अगर 1 डिग्री पे आएगा तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, नहीं। तो ये मना कर देगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लिविंग ग्रुप को हटा दूं और मुझ पे प्लस आए फिर तुम आकर अटैक करो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा कार्बन जो है वो अगर हमने उस कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट कर दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं। तो फिर ये सबस्ट्रेट इनको कहेगा कि एक काम करो, हमारे पास ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ऐसे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बना हुआ है, तो इस तरफ बॉन्डिंग है, इस तरफ एंटी बॉन्डिंग है, इस तरफ कम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहेगा सबस्ट्रेट कि तुम इस वाले से साथ आके बॉन्ड बनाना शुरू करो। तो ये बैक साइड से जाएगा अटैक करने के लिए और ये छोटे लोब से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसका लोब बढ़ता जाएगा और इसका लोब घटता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा बच्चों जहां पे दोनों लोब इक्वल साइज के हो जाएंगे। देखिए, अगर इक्वल साइज के हो जाएंगे तो एक लोब से अटैच्ड है आपका लिविंग ग्रुप जो जाने वाला है, और एक से अटैच्ड है क्या, न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है। अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो बॉन्ड बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा और लिविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देगा। तो जब ये दोनों लोब इक्वल साइज के हो जाएंगे तो उस केस में इसको आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहोगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ इनके पास 3 बचा, तो इसलिए आप इनका हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2। और ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में आपको दिखेंगे, ये तीनों नहीं। जैसे ये देख लीजिए, ये एक प्लेन में ऐसे दिखेगा, इस तरफ से कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और यहां से कौन जा रहा है, लिविंग ग्रुप। एक पर्टिकुलर स्टेज में दोनों का लोब इक्वल हो गया, तो उस स्टेट को आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन से दोनों बातें हो सकती है, या तो प्रोडक्ट बन जाए या रिएक्टेंट वापस मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहां से फुलफिल होगी, तो वो ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो इसको हटाएगा। दैट्स वाई ये कहा गया बच्चों कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस वीक वन। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तभी इसको हटा पाएगा। अगर किसी वीक को ले आओगे तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे सब्ल्यूशन कर पाए। तो आप इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 पेंटावैलेंट। जो कार्बन आपका है वो sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो फाइनली ये यहाँ से चला गया और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। मतलब ये 100% यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वाल्डेन इन्वर्जन। 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, वाल्डेन इन्वर्जन। मीन्स अगर आपका कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो लिवो बन जाएगा, लिवो है तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा। अगर आर कन्फिगरेशन है तो एस बन जाएगा, और एस कन्फिगरेशन है तो आर बन जाएगा, वो भी 100%। देखिए इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बैक साइड से होगा, और बैक साइड से अप्रोच इसलिए होगा क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग जो छोटा लोब है वो बैक साइड पे होता है। नहीं सिर्फ ये कह देना कि फ्रंट में क्राउड है, ये इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं क्लियर कर पाएगा बच्चों। नहीं, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली
डिटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैचमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप, सॉरी अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैचमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली हो, वैसे रिएक्शन को जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो जाए, ऐसे रिएक्शन को आप कहेंगे SN2 रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जब दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, तो जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आएगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आएगा। टोटल ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे बच्चों, तो टोटल ऑर्डर आपको मिलेगा 2। इसीलिए आप इसको कहते हो SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें कहा गया कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया 2। इसलिए आपने इसको कहा बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है इसके लिए देखिए, इसमें कहा गया कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है। तो रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको ये चेक करना कि आपका लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो कार्बन कितना ज्यादा क्राउडेड है। जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उनका रेट ऑफ SN2 उतना ही कम हो जाएगा। आप सिंपल एग्जांपल से देख लीजिए, इस कार्बन पे कौन प्रेजेंट है? लिविंग ग्रुप। और इस कार्बन पे देखिए क्राउड कितना ज्यादा है, नहीं? फिर देखिए इस पे 2 है, इस पे 1 और इस पे तो 3 पिद्दी से छोटे छोटे हाइड्रोजन है भाई, नहीं? तो इसमें अप्रोच करना न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत आसान होगा, नहीं? एज ए रिजल्ट इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, इसमें थोड़ा कम होगा क्योंकि एक क्राउड आया, और इसमें थोड़ा और कम होगा क्योंकि इसमें 2 क्राउड है, और इसमें तो इतना ज्यादा क्राउड हो गया कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अप्रोच बहुत मुमकिन नहीं है। दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट नहीं रिएक्शन कर पाएगा। तो इसका मैकेनिज्म आप SN1 के थ्रू देखते हो, नहीं? ये याद रखना ये कि अगर आपके पास 2 डिग्री है, ये दोनों कर सकता है, SN1 SN2, और 3 डिग्री है तो मोस्टली SN1 को प्रोसीड करेगा, और 1 डिग्री है तो SN2 को प्रोसीड करेगा। अब आपसे सवाल यह है कि क्राउड की वजह से ऐसा क्यों हुआ? क्राउड की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हुआ बच्चों? तो आप देखिए जरा, इसको समझने की कोशिश करें कि क्राउड ने इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम क्यों कर दिया। तो देखो, ये आपके पास है लिविंग ग्रुप, यहां पे आपने लगा रखा है मिथाइल, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है ये इस तरह से होते हैं। आप यहाँ पे लिविंग ग्रुप रखते हो, ऐसे होते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा तो ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है यार, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है। ये जब अप्रोच करेगा इसके अंदर तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एंट्री क्या होगी? मुश्किल हो जाएगी। जब मुश्किल हो जाएगी तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है? जैसे जैसे क्राउड कम करोगे वैसे वैसे एंट्री, इसका अप्रोच बढ़ता जाएगा। अब अगर आप 3 हाइड्रोजन कर दो तो हाइड्रोजन तो बहुत छोटे होते हैं, नहीं? तो इसका अप्रोच आसान होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया जाए, इसके साथ बना लिया बॉन्ड। अब इससे एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को यूज कर लिया इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो रिएक्शन प्रोसीड हो गया, नहीं? तो आपको याद रखना है कि जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट हो वो जितना कम क्राउडेड होगा, रेट ऑफ SN2 उतना ही फास्ट होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए, कहा गया कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट SN2 रिएक्शन। फिर से सवाल आएगा कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है बच्चों? तो कहा गया वैसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3 है आपके पास, फोन, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस पे प्रेजेंट नहीं हो, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, तो आप उसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा आपके SN2 रिएक्शन को। जैसे DMF सबसे फेमस है बच्चों,
इसे कहते हैं आप डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो देखिए क्या इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, क्या इस नाइट्रोजन के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है, नहीं, तो ये बन गया आपका पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट। एसीटोन आपका बन गया पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट। एन डाइमिथाइल एसीटामाइड ये भी बन गया आपका पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये थर्ड पॉइंट था। तो अब देखेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट फॉर SN2 रिएक्शन। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे ये आपके पास है RI, RBr, RCl, RF। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिविंग टेंडेंसी किसकी कितनी इजी है, कौन कितना इजी वे में यहां से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जरा आप इसको देखिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से आपको इस बात का पता चलेगा, जो मिस कॉन्सेप्ट होता है बच्चों में कि SN1 SN2 का उल्टा है, नहीं, ये कहना गलत है बच्चों। SN1 SN2 का उल्टा नहीं है। SN1 एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, SN2 दूसरा प्रोसेस है, दूसरा मैकेनिज्म है। आप इसको हर केस में रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं, आपको बताया गया कि SN1 में पहले कार्बोकेटायन बनता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे इनका SN1 ऑर्डर पूछूं, SN1 ध्यान सुनना, तो आप कहेंगे SN1 ऑर्डर है RI, RBr, फिर क्या है बच्चे RCl, देन RF। ये पढ़ चुके हम लोग, आज ही पढ़ा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका SN2 बताइए, तो SN2 के लिए अब आप सोचिए, जब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा तो इन सब में क्राउड तो सेम है भाई, क्राउड तो सेम है, स्टैटिक हिंड्रेंस सेम मिलेगा। अब फर्क ये है कि बैक साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में खर्च होगी। क्योंकि ये डिफरेंट है तो डिफरेंट एनर्जी खर्च होगी। तो आप बताओ, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो जल्दी टूटेगा। इसका मतलब ये भी लिविंग टेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां भी देखिए ऑर्डर सेम आएगा बच्चे, RI, RBr, RCl एंड RF। अगर SN1 SN2 का उल्टा होता तो ये ऑर्डर सेम नहीं आता। नहीं, मैकेनिज्म है, आपको मैकेनिज्म देखना, ये नहीं देखना है कि उसका उल्टा है। हाँ आता है, जब आप लिविंग ग्रुप सेम रखते हो और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, तो वहां पे रिवर्स होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिविंग ग्रुप डिफरेंट रखा, अल्काइल ग्रुप सेम रखा, तो सेम आ गया। नहीं, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, अगर आप देखें SN2 में कहा गया कि इफ, फिर से ये कॉन्सेप्ट देखिए, इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, फिर से क्या क्या आएगा बच्चे, देखिए विनाइलिक, फिनाइलिक एंड ब्रिज हेड कार्बन। फिर से आप बोलेंगे शो व्हाट, शो नेग्लिजिबल SN2 रिएक्शन। सेम कॉन्सेप्ट था आपका SN1 के लिए और सेम कॉन्सेप्ट आपका है SN2 के लिए भी। तो फिर से देखिए बच्चे, ये आपके पास है विनाइलिक, ये आपके पास है हेलोरीन जो कार्बन फिनाइलिक कहलाता है, और ये आपके पास है ब्रिज हेड। ये देखिए A B C। तो देखो बच्चे, चूंकि PDC है
यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी चाहिए, SN1 में भी और SN2 में भी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, यहाँ भी नहीं और यहाँ पे भी। देखो चूंकि फाइनली आपका जो कार्बोनाइन बनता है वो sp2, जो कार्बन बनता है वो sp2 इवन इन ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जब आप ट्रांजिशन स्टेट भी बनाओगे तो कैसे बना पाओगे, sp2 बना ही नहीं पाओगे। जब sp2 नहीं बना पाओगे तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे आप ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर लें, नहीं, जहाँ पे 3 बॉन्ड आपका एक प्लेन में आ जाए और एक साइड से अटैक हो न्यूक्लियोफाइल का, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप जाए। तो इन तीनों में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 पाथ से कराना चाहोगे तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा आप 6 पॉइंट देखिए, कहा गया कि इन SN2 रिएक्शन 100% Walden inversion takes place। क्या मतलब हुआ इसका बच्चे, चूंकि देखो जैसे ये मान लिया आपके पास X है, ये 3 ग्रुप है, जब आप न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कराते हो तो ये बैक साइड से ही अटैक करेगा ना। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो इनका कन्फिगरेशन रिवर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट लाइक अम्ब्रेला जो आंधी में उलट जाता है, नहीं। तो अगर ये कंपाउंड आपका स्मॉल डी डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लेवो हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो 100% वॉल्डन इन्वर्जन होगा। अगर 100 मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल, अगर डेक्स्ट्रो है तो लेवो बन जाएंगे, लेवो है तो डेक्स्ट्रो बन जाएंगे, आर कन्फिगरेशन है तो एस बन जाएंगे, सब पढ़ोगे आगे, और एस है तो आर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका 5th पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट SN2 रिएक्शन। एक बात और याद रखना, SN2 में कभी रिअरेंजमेंट नहीं होगा। इन SN2 रिएक्शन रिअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बोनाइन बनता ही नहीं है, वहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर आपका रिएक्शन SN2 है तो आप रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है भाई, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए रिगार्डिंग SN2। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है R, ये है C डबल बॉन्ड O CH2, ये है लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो आप कह सकते हो बच्चों कि विथ रिस्पेक्ट टू ये आपके पास क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और उस पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट ये है बहुत ध्यान सुनना कि अगर लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, कीटोन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, उस पर आपने लिविंग ग्रुप लगाया है। अगर आप इनका रिएक्शन कराते हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से तो इनका जो रिएक्शन होगा वो फास्टेस्ट होगा। तो इफ living group present at alpha carbon with respect to electron withdrawing group show fastest SN2 reaction। even ये जो आपका होता है CH3Cl, इनसे भी बहुत फास्ट रिएक्शन शो करेगा। हालांकि इसमें क्राउड भी है, यहाँ पे तो क्राउड भी नहीं है, 1 डिग्री है, फिर भी आप कहोगे क्यों। तो ये बताइए जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है इसको क्यों करता है अप्रोच, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। जब आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दोगे तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी आएगी उतना आसान हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच। इसीलिए कहा गया कि विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इनका SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार IITs में आ चुका है बच्चों, नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए कि इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो हमने SN1 SN2 रिएक्शन देख लिया बच्चों। आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों में आप फर्क बता सकते हो। SN2 रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड होगा,
एक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। नहीं, SN1 के लिए आप जानते हो ऑर्डर 1 होगा, SN2 के लिए ऑर्डर 2 होगा। SN1 में अरेंजमेंट हो सकता है, SN2 में अरेंजमेंट नहीं होगा। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है बच्चों, और SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन होता है। ठीक है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है और SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन होगा। SN1 को सपोर्ट करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 को सपोर्ट करेगा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और SN1 में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हो, जबकि SN2 में आप क्राउड चेक करते हो। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्टिंग्विश करेगा आपके SN1 SN2 को। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इस पे बेस्ड कितने भी क्वेश्चंस बनाइए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको आप ध्यान से 2 व 3 बार रिवाइज कर लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर आप इस पे MCQ सॉल्व करिए और देखिए जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है क्या उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका मेन पर्पस होता है अप्लाइड साइंस में जाना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। मतलब उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इसकी कैपेबिलिटी आपके पास कितनी है वो MCQ सॉल्व करने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट।